ऐसा भी केस हो सकता है कि कोई बार मैग्नेट है, अब उसको बेंड करके कोई नया स्ट्रक्चर दे दिया, तो नया जो स्ट्रक्चर हुआ उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनाना है। तो सिंपल इस तरीके से ये बार मैग्नेट दिया हुआ है, ठीक है। मैग्नेट के अलग अलग शेप होते हैं ना, तो ये मैग्नेट हो गया, फिर इसको अगर यू शेप में बना देते हैं तो हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं। तो अगर मान लो इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है और इसको बेंड करके अलग अलग स्ट्रक्चर में बना रहे हैं, मान लो फर्स्ट केस सेमी सर्कल बना दिया जाए, तो अगर ये सेमी सर्कुलर शेप में आ गया तो अब इसके मैग्नेटिक मोमेंट m डैश क्या हो जाएगा, इसके तो ये m हो गए किधर की ओर, ये साउथ पोल नॉर्थ पोल। तो अब यहां पे देखो इसके इधर साउथ हो जाएंगे, इधर नॉर्थ हो जाएंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब तो क्या हो गया, पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन। सेपरेशन मतलब क्या, सीधा स्ट्रेट, मतलब ये अपने को डिस्प्लेसमेंट पकड़ना है। इसलिए कि इस मैग्नेट के अगर छोटे छोटे टुकड़े कंसीडर करो तो हर किसी का मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट लिया तो मैग्नेटिक मोमेंट इधर इधर इस तरीके से बहुत छोटे छोटे इसको पार्ट में अगर कट किया जाए तो हर टुकड़ा अपने आप में एक मैग्नेट है, तो हर किसी में साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये सारे मैग्नेटिक मोमेंट छोटे छोटे जो है वेक्टर हो गए, मतलब dm1 dm2 dm3 dm4, तो सबका जो नेट वेक्टर सम हो जाएगा क्या होगा, टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड। तो रिजल्टेंट क्या, सिंपली डायरेक्टली इनिशियल टेल टू फाइनल हेड। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर हो गया, जिसको कि यहाँ हमने m लिखा, तो चलो m डैश लिख देते हैं। तो m डैश क्या, सीधा साउथ से नॉर्थ। तो बेंड करने से क्रॉस सेक्शनल एरिया तो चेंज नहीं हुआ, मटेरियल चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ सेम है, मतलब यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ अपना कितना था, तो अगर यहाँ पे प्लस m और माइनस m थे तो यहाँ पे भी पोल स्ट्रेंथ माइनस m और प्लस m ही है। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं है, तो इसका मतलब सेपरेशन में चेंजेज आया। तो यहाँ जो सेपरेशन था वो यहाँ पे इफेक्टिवली चेंज हो गए। तो सेपरेशन को अगर हम फाइंड कर लें तो डायपोल मोमेंट आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके रेडियस को हम r कंसीडर कर लेते हैं, क्लियर है। तो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस r प्लस r 2r हो गया, और यहाँ साउथ और नॉर्थ के बीच के डिस्टेंस को जनरली हम लोग 2l से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रहने तो यहाँ पे भी वही 2l रख देते हैं। तो अगर ये रेडियस r है, ये रेडियस r है, तो इस बार का लेंथ क्या हो जाएगा, पाई r, क्लियर है। रेडियस ये सेंटर हो गए, तो ये रेडियस r लेंगे तो ये लेंथ कितने, पाई r। तो पाई r किसके बराबर, 2l के बराबर। तो यहां से हम लोग r निकाल सकते हैं, तो 2l बाय पाई। तो m डैश किसके बराबर, सिंपली पोल स्ट्रेंथ m इंटू नॉर्थ साउथ और बीच के डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो इधर से इधर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो r प्लस r 2r। तो m डैश इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इंटू सेपरेशन एंड रेडियस हो गया r प्लस r, सिंपली 2r। और 2r कहाँ से, 2r को किससे रिलेट करना है, 2l, क्योंकि 2l में आएंगे जब ये m आएगा। तो यहाँ से r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो 2r मीन्स 2 टाइम्स 2l बाई पाई। कंसेप्ट समझ में आ गया। तो ये सब क्वेश्चन बनाने में कुछ नहीं है, ये सब रिजल्ट रटने की जरूरत नहीं है, फटाफट तुम बना सकते हो कि ये स्ट्रेट था, कर्व बनाया, रेडियस मिल गए, तो इसका मतलब रेडियस अगर r है तो ये लेंथ किसके बराबर, पाई r। तो पाई r ही किसके बराबर, तो यहाँ के लेंथ को 2l रिप्रेजेंट किए तो 2l, तो r का वैल्यू 2l बाई पाई। तो m डैश किसके बराबर, पोल स्ट्रेंथ, और दोनों के बीच का सेपरेशन 2r, r का वैल्यू रखो 2l बाई पाई। और पोल स्ट्रेंथ इंटू 2l ही तो कैपिटल M है ना, यहाँ पे कैपिटल M का क्या मतलब, स्मॉल m इंटू 2l। तो स्मॉल m इंटू 2l को कैपिटल M से रिप्लेस करो, तो इसका मतलब 2m बाय पाई। सो m डैश इज 2m बाय पाई। अगर इसको किस शेप में हमने बेंड किया, सर्कुलर शेप में। सेम है, इसी को वापस मान लो दूसरे तरीके से बेंड करते हैं। तो एक बेंडिंग का केस लेता हूं, चलो इसको बिल्कुल 90 डिग्री से इसे बेंड कर दिया गया। तो ये साउथ, ये नॉर्थ, तो 90 से बेंड किया और दोनों लेंथ भी इक्वल इक्वल हो गए।
तो यहाँ पे भी देखो तो अब इधर के हिस्से का एक अलग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसका अलग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो इधर ही होगा ना। तो इसका मतलब हमें ये लेंथ पता करना है, एम डैश वेक्टर इधर की ओर होगा। तो बेंड किया, ये वाला था, इसी को हमने ऐसे 90 डिग्री पे बेंड कर दिया मिडिल से। तो अगर ये साइड का लेंथ L हो गया, ये साइड का लेंथ L हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितने हो जाएगा, √2L। मतलब ये लेंथ को मैं बोल देता हूँ L डैश, सो L डैश इज √2L। तो डायपोल मोमेंट M डैश कितने, पोल स्ट्रेंथ M इंटू सेपरेशन, तो सेपरेशन कितने हो गए L डैश, और L डैश के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं √2L, और M इंटू 2L कैपिटल M, मतलब M इंटू L M/2, तो √2 इंटू M/2 कितने हो गए, M/√2। और ऐसे भी सोचो, दो टुकड़े हो गए तो मिडिल से कट करेंगे, तो एक पार्ट का M/2 दूसरे पार्ट का M/2, तो ये M/2 है, ये M/2 है, ये कटिंग और रीअरेंजिंग के जैसा भी हो गया कि मिडिल से कट किया फिर ऐसे अरेंज किया, तो ये M/2 और M/2, तो M/2 और M/2 अगर परपेंडिकुलर है तो √2 टाइम्स M/2, इसका डायपोल मोमेंट M/2, इसका M/2, दोनों परपेंडिकुलर √2 M/2। या सीधा डिस्प्लेसमेंट ले लो, तो इधर से इधर का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, L डैश, तो अगर मिडिल से बेंड किया तो दोनों साइड का लेंथ L और L, तो इधर L डैश कितने हो गए, √2L। सो M डैश इज M इंटू L डैश, L डैश की जगह पे √2L, फिर M इंटू L को कैपिटल M/2 सब्सटीट्यूट किया। चलो एक और केस, अगर इसी को थीटा एंगल पे बेंड कर दिया जाता, जैसे 90 से बेंड किया, तो 90 से बेंड नहीं करके अगर इस तरीके से थीटा पे बेंड किया, तो ये लेंथ L, ये लेंथ L, इधर साउथ नॉर्थ, तो यहां पे L डैश का मतलब ये वाला हो गया, तो M डैश वेक्टर इधर की ओर होगा, और ये हमें डिस्प्लेसमेंट L डैश पकड़ना है। तो पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं है, हमें L डैश पता करना है। तो बताओ L डैश कितने हो जाएगा, तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गए, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। तो ये L है, इस वाले पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं लेंथ को L डैश, ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा θ/2, तो θ/2 के सामने साइन, तो L डैश का मतलब L sin θ/2, L sin θ/2, ये वाला हिस्सा राइट एंगल ट्रायंगल, तो इधर भी राइट एंगल ट्रायंगल, इधर भी राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये भी θ/2, ये भी θ/2, तो ये लेंथ हो जाएगा L cos θ/2, जबकि ये हाफ लेंथ क्या हो जाएगा, L sin θ/2, तो ये L sin θ/2, ये L sin θ/2, तो दोनों मिला के 2 टाइम्स L sin θ/2, जिसको हम लोग बोल रहे हैं L डैश। तो डायपोल मोमेंट M डैश कितने हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ L डैश, और L डैश के जगह पे रख दो 2L sin θ/2, तो M इंटू 2L sin θ/2, और स्मॉल m इंटू 2L ही क्या है, कैपिटल M, डायपोल मोमेंट ओरिजिनल जो बार मैग्नेट है। तो यहाँ पे कैपिटल M sin θ/2। अब पीछे वाला क्वेश्चन को भी इस वाले से चाहो तो चेक कर सकते हो कि अगर 90 डिग्री पे बेंड किया तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया 90, तो 90/2 क्या हो गया 45, साइन 45 कितने 1/√2, मतलब M/√2, करेक्ट है। तो इस तरीके से बेंडिंग का केस रहे तो तुम्हें अब समझ में आ गया होगा, डिस्प्लेसमेंट निकाला तो काम हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि उसको बेंड करके प्रॉपर एकदम बिल्कुल सर्किल का शेप दे दिया जाए, तो इस तरह के शेप का भी मैग्नेट देखा होगा। तो इस शेप में अगर मैग्नेट है तो इसमें पे कहीं पे भी तुम्हें पोल नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि हर छोटे छोटे हिस्से को देखो तो अपने आप में एक मैग्नेट है, हर छोटे छोटे हिस्से में देखेंगे तो एक मैग्नेट है, मैग्नेट है, मैग्नेट है, इस तरीके से, और ये सारे मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितने हो गए M डैश 0। तो अगर सर्कुलर शेप में बेंड कर देंगे तो M डैश 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर किसी भी पॉइंट से चलो तो घूम के वापस वहीं आ जाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गए, यानी किसी तरीके से कोई भी पोल में सेपरेशन बना ही नहीं। मतलब यहाँ पे बोल सकते हो कि तुम्हें यहाँ पे पोल का फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे करके राउंड फॉर्म है, तो इस केस में M डैश 0 हो गए। अब देखो एक बार मैग्नेट है तो उसके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को देखना चाहते हैं कि उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड कितने होगा। तो बेसिकली जो बार मैग्नेट है इट इज़ वेरी एनालॉगस टू
इलेक्ट्रिक डायपोल। तो बार मैग्नेट इज एनालॉगस टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो जैसे इधर बार मैग्नेट में तुम्हें पोल हो गए और डायपोल में चार्ज हो गए, तो यहां चार्ज को रिप्रेजेंट किया -q प्लस q, इधर पोल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट किया -m प्लस m। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक डायपोल है तो चार्ज का एनालॉगस क्या हो गया, तो इधर चार्ज है तो उसका एनालॉगस इसमें क्या हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ। इधर हो गया चार्ज और इसका एनालॉग इधर क्या हो गया, पोल स्ट्रेंथ। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे चार्ज के वजह से फिर तुम्हें -q से +q की ओर क्या बनता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P। तो यहाँ पे -m से +m की ओर बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M। तो यहाँ पे P हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इसका एनालॉगस हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जिसको हम लोगों ने कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया है। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो उसी तरीके से किसी पोल स्ट्रेंथ का तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे कांस्टेंट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज करते हो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कांस्टेंट जैसे यूज करते हैं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या यूज करेंगे, μ0/4 पाई। और जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसी तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। और जब यहाँ पे किसी पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, तो यहाँ पे कोई पोल स्ट्रेंथ की बात करेंगे, हमेशा रहेगा तो नॉर्थ साउथ एक ही साथ, लेकिन अगर यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ जैसे यहाँ पे पॉइंट चार्ज Q हो गया, तो यहाँ पे R डिस्टेंस पे बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये इनवर्ड होगा। लेकिन E का मैग्नीट्यूड क्या बोलते हो यहाँ पे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। प्लस के लिए आउटवर्ड, माइनस के लिए इनवर्ड। उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर पोल स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो पॉइंट पोल की बात अगर करें तो दो तरह का पोल है, तो +m और -m रहेगा, दोनों साथ में ही, लेकिन रिजल्ट अलग अलग देख रहे हैं इसलिए दोनों को अलग से दिखा रहा हूँ। तो ये +m के वजह से जो फील्ड बनेगा और -m के वजह से जो फील्ड बनेगा, तो +m का फील्ड जो B होगा वो आउटवर्ड और -m का जो फील्ड होगा वो इनवर्ड। तो इसी तरीके से यहाँ पे पॉइंट चार्ज, यहाँ पे पॉइंट पोल। तो पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बना, तो पॉइंट पोल से मैग्नेटिक फील्ड बना। तो B का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो जैसे यहाँ पे कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ का कांस्टेंट μ0/4 पाई। यहाँ पे Q/r², तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ m/r²। बट डायरेक्शन प्लस का आउटवर्ड माइनस का इनवर्ड, यहाँ भी प्लस का आउटवर्ड माइनस का इनवर्ड। बाकी फोर्सेस वगैरह भी उसी तरीके से होते हैं। जैसे यहाँ पे दो चार्ज के बीच में फोर्स बोलते हो कि अगर चार्ज हमारा Q1 है, Q2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन R है, तो फोर्स को लिखते हो कि Q1 Q2/r²। तो यहाँ पे भी अगर कोई दो पोल स्ट्रेंथ है M1 M2, तो इसके बीच के भी फोर्स को बोला जा सकता है, बीच का सेपरेशन अगर R है, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट K M1 M2/r²। लेकिन K का मतलब अलग अलग, यहाँ पे K का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट और यहाँ पे K का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट। मतलब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट। तो बिल्कुल देखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही मिलते जुलते हैं
पूरा का पूरा। बस यहाँ पे चार्ज को जैसे सिंपल क्या करना है, चार्ज का रिप्लेसमेंट हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ से, और जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उसका रिप्लेसमेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से। कांस्टेंट यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 1/μ0/4, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हो, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r², तो पॉइंट पोल स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड KM/r²। फोर्स जैसे KQ1 Q2/r², तो यहाँ पे भी फोर्स KM1 M2/r²। तो इस तरीके से एनालॉजी अगर तुम्हें समझ में आ गया तो किसी भी बार मैग्नेट वगैरह का मैग्नेटिक फील्ड वगैरह आसानी से बता सकते हो। तो अब एक बार मैग्नेट का हम लोग उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में याद हो तो इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे। तो उसी तरीके से अगर कोई बार मैग्नेट है तो उसके अलोंग का जो लाइन होता है वो क्या कहलाएगा, एक्सियल। और बार मैग्नेट से पास करता हुआ जो वर्टिकल प्लेन है वो किस तरीके से क्या हो जाएगा, अगर बार मैग्नेट को तुम ऐसे कंसीडर कर रहे हो तो ये वाला लाइन क्या कहलाएगा, एक्सियल, और इसके परपेंडिकुलर वाला लाइन क्या कहलाएगा, इक्वेटोरियल। तो एक बार एक्सियल पे और एक बार इक्वेटोरियल पे। ऐसे तो तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिजल्ट याद है तो एज इट इज डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ का प्रैक्टिस होने का मतलब समझ लो उधर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रिक डायपोल का भी प्रैक्टिस हो गया। तो बार मैग्नेट और इलेक्ट्रिक डायपोल दोनों के रिजल्ट बिल्कुल एक जैसे ही हैं। तो पहले मान लेते हैं अगर एक्सियल का केस लेते हैं, तो एक्सियल का केस लेंगे तो ये बार मैग्नेट हो गए। तो इससे पास करता हुआ इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, तो ये पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो यहाँ पे ये नॉर्थ हो गए, साउथ हो गए, पोल स्ट्रेंथ हो गए +m -m, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर हो गया साउथ से नॉर्थ M। तो इसके मिडिल पॉइंट को हम ऑरिजिन कंसीडर कर लेते हैं, और ये वाला डिस्टेंस को L, इधर का भी डिस्टेंस को स्मॉल l, और ये जो पॉइंट P है इसका डिस्टेंस हो गया x, स्मॉल x। तो स्मॉल x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और कैपिटल X जो है यहाँ एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए क्या करते थे, यूनिट चार्ज के ऊपर फोर्स निकालते थे, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यूनिट पोल स्ट्रेंथ पे फोर्स निकाल दो। तो यहाँ पे कोई एक यूनिट +1 पोल स्ट्रेंथ रख दिया। तो अगर +1 पोल स्ट्रेंथ है तो प्लस को रिपेल करेगा, और ये जो माइनस है इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट गए। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P, जिसको कि आप एक्सियल पॉइंट भी बोल सकते हो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इसको P1 लिख देते हैं एक्सियल वाले को। तो मैग्नेटिक फील्ड B एक्सियल मतलब B एट द पॉइंट P, तो प्लस वाले का जो है तो प्लस को रिपेल कर रहा है, तो यहाँ पे सफिक्स में लिख देता हूँ B ड्यू टू द +m, और ये -+1 को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये हो गया B ड्यू टू द -m। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए क्या हो जाएगा B ड्यू टू द +m -B ड्यू टू द -m। तो सफिक्स में बोलने का मतलब -m का मैग्नेटिक फील्ड +m का मैग्नेटिक फील्ड। और सेम क्वेश्चन इस तरीके के इलेक्ट्रिक डायपोल में तुमने प्रैक्टिस किया है, चार्ज -q +q, एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो +1 को प्लस रिपेल करता था, माइनस अट्रैक्ट करता था, वहाँ b के बजाय e लिखते थे, बाकी सब कुछ एक जैसे ही है। तो +m का क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r², यहाँ हमने क्या बताया KM/r², तो K का मतलब यहाँ पे μ0/4π, पोल स्ट्रेंथ m, और डिस्टेंस तो +m से ये डिस्टेंस क्या हो गया, ये हो गया x, ये हो गया l, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया x - l, तो इसका मतलब x - l का स्क्वायर। इसी तरीके से फिर इसके लिए तो μ0/4π, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ -m K μ0/4π, पोल स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड m, और इस जगह से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ये x है, ये l है, तो x + l का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, μ0/4π तो कॉमन आएगा, स्मॉल m भी कॉमन आ जाएंगे, और ब्रैकेट में हो जाएगा x + l का होल स्क्वायर माइनस x - l का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में x - l का स्क्वायर, x + l का स्क्वायर। चलो तो बताओ क्या हो जाएगा आंसर, तो μ0/4π पोल स्ट्रेंथ m इनटू, तो a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² तो कैंसिल हो जाएगा,
तो 2ab और इधर का 2ab, तो यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो टोटल कितना हो जाएगा 2ab प्लस 2ab 4ab, तो 4ab का मतलब 4xl। क्लियर है ना? a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में कैंसिल, तो यहाँ का 2ab और इधर का माइनस 2ab या माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2ab, तो 2ab प्लस 2ab 4ab, a के जगह x, b के जगह l, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और दोनों में स्क्वायर है तो ओवरऑल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ इंटू 2l को क्या बोल सकते हैं? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2, 4 में से एक 2 बच जाएगा, k म्यू नॉट बाय 4 पाई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M किसके बराबर? कैपिटल M तो पता है ना, ये जो कैपिटल M है माइनस M से प्लस M की ओर होगा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? m इंटू 2l, तो m इंटू 2l की जगह कैपिटल M, तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब बी एक्सियल के रिजल्ट को अगर मैं यहाँ पे नोट कर दूँ अब, तो बी मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज 2। तो एक्सियल में तुम्हें याद हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बार बार रटवाता था कि एक्सियल में हमेशा 2 से शुरू करना है, तो जब भी एक्सियल की बात करें तो 2k वहाँ पे लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे लिखेंगे k मतलब म्यू नॉट बाय 4 पाई, और डायपोल में होता था ऊपर में p, तो यहाँ हो जाएगा m, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू यहाँ ऊपर में x होगा, ये x बचेगा ना, तो 2kmx, तो 2kmx बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये जनरल रिजल्ट है। लेकिन जब इसमें एक कंडीशन लगा देते हैं कि इफ x इज फार फार ग्रेटर देन l, मतलब ये जो डायपोल है मैग्नेटिक डायपोल है, इसका साइज स्मॉल है किसके रिस्पेक्ट में? जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसके रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में अगर l डिनोमिनेटर को नेग्लेक्ट कर दो तो x के पावर 4 और ऊपर में एक x है, तो एक x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? x क्यूब। तो उस केस में बी एक्सियल क्या हो जाएगा? तो 2k का मतलब म्यू नॉट बाय 4 पाई और m बाय एक्स क्यूब, तो ये हो गया बी एक्सियल। कितने? तो b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। तो ये तुम्हारा एक्सियल का रिजल्ट हो गया। इसी तरीके से y एक्सिस पे निकालेंगे तो वो रिजल्ट हो जाएगा इक्वेटोरियल का। तो अगर इक्वेटोरियल की बात करें तो यहां पे ये मैग्नेट हो गए, ये y एक्सिस, तो y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट P लिया जाए तो ये पोल स्ट्रेंथ माइनस m, पोल स्ट्रेंथ प्लस m। तो अगर जब भी फील्ड निकालना है तो +1 कंसीडर करना है, तो यहाँ पे भी +1 से इस दोनों को जैसे ज्वाइंट करेंगे और यहाँ पे रख देंगे पोल स्ट्रेंथ +1। तो +1 पोल स्ट्रेंथ को प्लस वाला तो रिपेल करेगा, लेकिन माइनस वाला अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा b ड्यू टू द +m और ये हो जाएगा b ड्यू टू द -m, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा? यहाँ पे बाइसेक्टर से। तो ये हो जाएगा तुम्हारा b इक्वेटोरियल। तो इस एंगल को हम लोग कंसीडर करेंगे थीटा, तो ये भी हो जाएगा थीटा। तो बताओ चलो b इक्वेटोरियल किसके बराबर? तो b इक्वेटोरियल किसके बराबर? तो b ड्यू टू द पॉजिटिव m, b ड्यू टू द नेगेटिव m, दोनों का कॉस कंपोनेंट ऐड होगा और दोनों का साइन कंपोनेंट y एक्सिस में कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 टाइम्स b ड्यू टू द m और -m इंटू कॉस थीटा। तो 2, तो b ड्यू टू द m, इसका मतलब m का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या फार्मूला होता है किसी भी यूनिट, किसी भी पोल स्ट्रेंथ का? तो k म्यू नॉट बाय 4 पाई पोल स्ट्रेंथ m बाय r स्क्वायर, मतलब r मतलब ये डिस्टेंस, तो k m बाय r स्क्वायर। और कॉस थीटा क्या हो जाएगा? तो ये थीटा, तो क्या ये भी एंगल अपना थीटा हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोले हैं? l, ये डिस्टेंस को l, ये ओरिजिन y और ये डिस्टेंस y। तो कॉस थीटा किसके बराबर? l बाय r। कॉस थीटा किसके बराबर? l बाय r। लेकिन r यहां सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा क्योंकि r गिवन नहीं है। गिवन क्या है अपने को? y। तो y एक्सिस पे ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है? तो ओरिजिन से y डिस्टेंस पे। तो r का मतलब √l² प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ पे r का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो दोनों मिला के देखो r क्यूब हो गए और ये 2ml मिला के कैपिटल M।
तो म्यू नॉट बाय 4 पाई कैपिटल M डायपोल मोमेंट किसके बराबर, पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L और डिवाइडेड बाय R क्यूब। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई कैपिटल M और R के जगह पे क्या लिखेंगे, R स्क्वायर L स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1/2 और इधर है क्यूब, क्या हो जाएगा, पावर 3/2। सो मैग्नेटिक फील्ड B एट इक्वेटोरियल, तो B एट इक्वेटोरियल इज K, मतलब म्यू नॉट बाय 4 पाई M बाई वाई स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर 3/2। तो y के जो इक्वेटोरियल है उसके डिस्टेंस को हमने y से रिप्रेजेंट किया, तो y डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितने, K M बाय वाई स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर 3/2। और एक्सियल की डिस्टेंस को हमने x से रिप्रेजेंट किया, तो वो क्या हो जाएगा, तो एक्सियल में ध्यान रखना हमेशा 2 से शुरू करना है, तो 2kmx बाय एक्स स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेकिन अगर डायपोल का साइज स्मॉल है, L इज स्मॉल, तो उस केस में 2km बाय एक्स क्यूब, और वही रिजल्ट अगर यहाँ भी अप्लाई करेंगे कि इफ y इज फार फार ग्रेटर देन L, तो उस केस में डिनोमिनेटर में जो L है ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो y स्क्वायर के पावर 3/2, तो y स्क्वायर के पावर 3/2, तो 2 और 1/2 कैंसिल, क्या बच जाएगा, y क्यूब। तो इसका मतलब B इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा तुम्हारा, K म्यू नॉट बाय 4 पाई डायपोल मोमेंट M बाय वाई क्यूब। तो इसमें 2 नहीं होगा, तो B एक्सियल हो गया 2km बाय एक्स क्यूब और B इक्वेटोरियल हो गया km बाय वाई क्यूब। K का वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इलेक्ट्रिक डायपोल में यही बोलते थे कि इलेक्ट्रिक डायपोल का मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे तो 2kp बाय एक्स क्यूब बोलते थे और इक्वेटोरियल पे बोलते थे kp बाय वाई क्यूब। सेम डिस्टेंस अगर तुमने x और y लिया, अगर सेम डिस्टेंस x और y लिया, तो एक्सियल पे फील्ड इक्वेटोरियल का डबल होगा। देख सकते हो ना, एक्सियल में 2 है, इक्वेटोरियल में 2 नहीं है, तो अगर x और y को इक्वल कर लेंगे तो इस केस में एक्सियल का मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल का डबल होगा। ठीक है, तो वो पॉइंट को जरा यहां पे नोट कर देता हूं। तो फॉर इक्वल वैल्यू ऑफ x एंड y, इफ x इज इक्वल टू y, देन b एक्सियल इज 2 टाइम्स B इक्वेटोरियल। सेम रिजल्ट आपको इलेक्ट्रिक डायपोल में भी होता है। और एक्सियल और इक्वेटोरियल रिजल्ट समझ में आ गया, तो फिर अब हम लोग जनरल पॉइंट की भी बात कर सकते हैं। तो जनरल पॉइंट का मतलब हो गया कि अगर मान लेते हैं कि ये बार मैग्नेट इस तरीके से है और ये लाइन तो x एक्सियल हो गया और ये हो गया y, तो अब कोई पॉइंट इस प्लेन में है, जनरल पॉइंट P हो गए, जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पे है और x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो यहां पे अगर हम लोग लेते हैं पोल स्ट्रेंथ -m, इधर पोल स्ट्रेंथ +m, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इधर की ओर, तो P पॉइंट पे अगर m का कंपोनेंट देखो तो m cos थीटा इधर आएगा और m sin थीटा इधर आएगा। तो m वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को तो कभी भी रिजॉल्व किया जा सकता है ना। तो ये जो वेक्टर m है, इसके कंपोनेंट एक इधर बनेंगे और एक इसके परपेंडिकुलर बनेंगे। तो ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा ये हो जाएगा m cos थीटा, और m का जो ये वाला कंपोनेंट बनेगा ये हो जाएगा m sin थीटा, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो अब अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो m को हमने 2 टुकड़े में रिजॉल्व कर दिया, तो इसका मतलब अब हमें m लेने की जरूरत नहीं है। अब m के बजाय हम 2 डायपोल ले रहे हैं, तो एक डायपोल m cos थीटा, एक डायपोल m sin थीटा। तो m cos थीटा के लिए जो पॉइंट ये है उसी लाइन पे है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है m cos थीटा के लिए एक्सियल हो गया, मतलब पॉइंट P इज एक्सियल, पॉइंट P इज एक्सियल फॉर m cos थीटा। क्या ये पॉइंट मैं लिख सकता हूं कि पॉइंट P इज एक्सियल फॉर m cos थीटा। तो सिर्फ m cos थीटा पे ध्यान रखो, तो m cos थीटा के लिए पॉइंट क्या हो गया, एक्सियल, और एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसी लाइन में होते हैं। तो इसका मतलब r के अलोंग जो फील्ड है इसको मैं लिख देता हूं E सफिक्स r।
तो ये जो ई सफिक्स आर है वो हमें किससे मिल रहा है, m cos थीटा से, और m cos थीटा के लिए ये पॉइंट एक्सियल है, तो एक्सियल का रिजल्ट क्या होता है 2k म्यू नॉट बाय 4 पाई m, लेकिन m का मतलब यहां m cos थीटा, क्योंकि m cos थीटा से हमें ये एक्सियल का रिजल्ट मिला। तो एक्सियल का रिजल्ट जस्ट रिकॉल करो 2km बाय x क्यूब, तो x का मतलब ये डिस्टेंस यहां r है तो r क्यूब। तो इस तरीके से देखो आसानी से हमारा रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कि आर के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको क्या बोलेंगे, रेडियल कंपोनेंट। तो ये रेडियल कंपोनेंट किससे बना है, m cos थीटा। तो m cos थीटा के लिए पॉइंट उसी लाइन पे है, इसलिए यहाँ एक्सियल का रिजल्ट, एक्सियल में 2 यूज करते हैं तो 2km बाय x क्यूब, लेकिन m मतलब कौन से m से ये वाला बना हुआ है, m cos थीटा से, m cos थीटा और डिस्टेंस हो गए r। और दिस पॉइंट P इज इक्वेटोरियल, तो P इज इक्वेटोरियल पॉइंट फॉर m sin थीटा। तो अगर m sin थीटा इस वाले वेक्टर की बात करो तो उसके ये परपेंडिकुलर है, तो ये इक्वेटोरियल का केस है। तो इक्वेटोरियल में थोड़ा पीछे जाके देखो तो वहां पे जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, सॉरी यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में तो यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक डायपोल है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल होता तो इसको ई लिखते। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा बी सफिक्स आर, तो ये रेडियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इससे बना। और इक्वेटोरियल वाला जो है, इक्वेटोरियल में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे वो जस्ट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल है। पीछे वाले रिजल्ट में देखो कि जब हम लोगों ने बार मैग्नेट इस तरीके से लिया था ये पॉइंट पे, तो ये था प्लस m, ये था माइनस m। तो प्लस वाला इसको यूनिट को रिपेल किया, माइनस वाला यूनिट को अट्रैक्ट किया, तो रिजल्टेंट इधर आया। तो डायपोल मोमेंट के जस्ट क्या है, अपोजिट। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो डायपोल मोमेंट इधर है, तो इसका जो फील्ड बनेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे किधर, इसके एंटी पैरेलल। तो एक्सियल में फील्ड उसी लाइन पे बनता है, जबकि इक्वेटोरियल में फील्ड डायपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल बनता है। तो ये वाला जो है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये बेसिकली रेडियल के परपेंडिकुलर है, तो इसको मैं बोल देता हूं टेंजेंशियल। तो बी सफिक्स थीटा क्या हो गया, टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए कि अगर यहां पे तुम एक आर रेडियस का सर्कल खींचते हो, तो अगर आर रेडियस का सर्कल खींचा जाए तो ये सर्कल के रेडियस के लॉन्ग होगा और ये सर्कल के टेंजेंट के लॉन्ग होगा। तो बी थीटा हो गया टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया रेडियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये किससे बन रहा है, m cos थीटा के लिए ये एक्सियल पॉइंट है, तो एक्सियल रेडियस के अलॉन्ग हो गया। और m sin थीटा के लिए ये पॉइंट जस्ट इक्वेटोरियल का पॉइंट है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो इसके परपेंडिकुलर मतलब इक्वेटोरियल, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डायपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल। तो डायपोल मोमेंट इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसके एंटी पैरेलल। तो पॉइंट P इज इक्वेटोरियल पॉइंट फॉर m sin थीटा, और इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो कौन सा वाला, B थीटा, मतलब टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड B थीटा। तो यहाँ पे कौन सा रिजल्ट यूज करने वाले हैं, इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल में 2 नहीं होता है, वहां पे सीधा K, तो K का मतलब म्यू नॉट बाय 4 पाई m, लेकिन m मतलब किस m से ये बना हुआ है, तो यहां पे m sin थीटा से ये बना हुआ है, तो m sin थीटा अब बाय r क्यूब। तो ये हो गया b थीटा। तो इसका मतलब m को हमने फिर से एक बार रिकॉल करो, देखो m को रिजॉल्व किया, m cos थीटा m sin थीटा। m cos थीटा के लिए ये पॉइंट रेडियल है, और रेडियल वाला मैग्नेटिक फील्ड उसी लाइन में होता है। तो इसलिए बी आर किससे बना हुआ है, जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है ये किससे बना हुआ है, तो ये m cos थीटा से बना हुआ है। ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये हो गया रेडियल, और ये कौन सा हो गया, टेंजेंशियल। तो जो टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड है वो m sin थीटा से बना है, क्योंकि m sin थीटा के लिए पॉइंट इक्वेटोरियल है, और इक्वेटोरियल पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है डायपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल होता है। तो ये इधर है, तो ये इसका एंटी पैरेलल, जो कि अगर r रेडियस का सर्कल खींचो तो ये उस पे टेंजेंट में चला जाएगा, और ये रेडियल हो गया, तो m cos थीटा के अलोंग। तो ये m cos थीटा से बना, ये m sin थीटा से। तो ये एक्सियल रिजल्ट इसलिए 2 है, ये इक्वेटोरियल का रिजल्ट इसलिए 2 नहीं है। और बी आर और बी थीटा जब दोनों निकल गए, तो इसका मतलब किसी पॉइंट P पे अगर देखा जाए तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे B हो जाएगा, जिसका कि डायरेक्शन यहाँ पे हम बोल सकते हैं अल्फा। किसके साथ, रेडियस के साथ। और एक्सिस के साथ अगर डायरेक्शन बताना है तो इसका मतलब ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा। तो एक्स एक्सिस के साथ नेट बी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा, लेकिन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के साथ डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अल्फा। तो बी आर और बी थीटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है।
इस वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी आर स्क्वायर प्लस बी थीटा स्क्वायर। तो दोनों को अगर रिजल्टेंट देखोगे तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एम वी बाहर आ जाएंगे, आर क्यूब भी बाहर आ जाएगा, तो के एम बाय आर क्यूब और रूट के अंदर बच जाएगा इधर साइन स्क्वायर थीटा और इधर 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 कॉस स्क्वायर है और 1 साइन स्क्वायर है, तो 4 कॉस स्क्वायर में से 1 कॉस स्क्वायर और 1 साइन स्क्वायर मिला के तो 1 हो गए। तो कितने बच गए 4 कॉस स्क्वायर में से, 3 कॉस स्क्वायर अभी भी बच गया, तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा। और ये सारे रिजल्ट एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक डायपोल से पूरा का पूरा मैच हो रहा है। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड था, मिड फील्ड है। और यहाँ पे अगर अल्फा की बात करें तो tan अल्फा कितने हो जाएगा, तो tan अल्फा देख सकते हो यहाँ पे पैरेललोग्राम में, तो ये तुम्हारा ये बी थीटा और ये बी आर, तो tan अल्फा इक्वल टू बी थीटा बाय बी आर, और बी थीटा और बी आर को डिवाइड करोगे तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा, और ये कांस्टेंट कैंसिल, आर क्यूब कैंसिल, क्या बच जाएगा साइन बाय कॉस, और ये डिनोमिनेटर में 2 आएगा, तो tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan थीटा। तो अल्फा क्या बता रहा है यहाँ पे, तो डायरेक्शन ऑफ बी एट पी इज अल्फा विथ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बी आर, या फिर ये भी बोल सकते हो डायरेक्शन ऑफ बी एट पी इज थीटा प्लस अल्फा विथ एक्स एक्सिस और डायपोल मोमेंट वेक्टर m। कि डायपोल मोमेंट वेक्टर और एक्स एक्सिस दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो डायपोल मोमेंट वेक्टर के साथ या एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, तो इसके साथ बी आर पहले थीटा बना रहा है और उसके साथ वो अल्फा बना रहा है, तो बी का डायरेक्शन क्या हो गया थीटा प्लस अल्फा। तो डायरेक्शन ऑफ बी इज थीटा प्लस अल्फा विथ एक्स एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ बी थीटा प्लस अल्फा विथ डायपोल मोमेंट वेक्टर m, या रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के साथ बताना है तो अल्फा, और अल्फा का वैल्यू कैसे आएगा, तो tan इनवर्स हाफ ऑफ tan थीटा से, अल्फा इक्वल टू इधर tan इनवर्स हाफ ऑफ tan थीटा, और b का वैल्यू अंडर रूट बी आर स्क्वायर प्लस बी थीटा स्क्वायर। बस यहाँ ध्यान क्या रखना है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें किससे बना है, m cos थीटा से, और रेडियल में जो टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड है b थीटा, ये किससे बना हुआ है m sin थीटा से, तो m का कंपोनेंट m cos थीटा m sin थीटा, m cos थीटा ने b r दिया और m sin थीटा ने b थीटा दिया, तो b r एक्सियल है, इसलिए यहाँ पे 2 के m बाय आर क्यूब, m मतलब m cos थीटा, और ये इक्वेटोरियल का केस हो गया, किससे बना है m sin थीटा से, तो इक्वेटोरियल में 2 यूज नहीं होता है, इसलिए के m का मतलब यहाँ m sin थीटा बाय आर क्यूब, दोनों परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट आसानी से बता सकते हो। तो इस तरीके से ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, जो कि एग्जैक्टली एनालॉगस है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। जो इलेक्ट्रिक डायपोल और बार मैग्नेट है दोनों बिल्कुल एक दूसरे का एनालॉगस है।